इलेक्शन को जो कॉन्स्पिरेसी के साथ इन्होंने इस बार जीता है, इससे पहले भी जीता था। ये इतिहास पहली बार नहीं हो रहा है। बाबा साहब को जब 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था तो बाबा साहब को 50,000 वोटों से बेईमानी करके हराया था। J&K में इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला को गलत नीतियों के थ्रू या बेईमानी से उनको सीएम बनाया था। ये वाली बात फारूक अब्दुल्ला ने सीएम रहते हुए एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं बेईमानी से जीता था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी का कोई भी लीडर, इवन मंत्री तक अपने गांव नहीं पहुंच पाया। उन्हीं के गांव के लोग जो उनके नियर एंड डियर होते थे, जो उनके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उन्होंने उनको बहुत मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए, खून खुनारा कर दिया। वो भारी बहुमत से जीत के आए इस इलेक्शन। और एक और चीज जो डरने वाली बात है, प्रधानमंत्री साहब ने अभी अपना पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चेंज किया अभी हाल ही में। उनको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो गलत का तो अंजाम क्या होता है सब जानते हैं। साथियों, जैसा कि 2019 के इलेक्शन में भी इसी ईवीएम के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया गया, सरकार बनाई केंद्र में, और वैसे ही और तमाम सरकारें ये अपनी सहूलियत के हिसाब से कहाँ ईवीएम का इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना है, उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। आज जो शपथ ली जा रही है 2022 के जो विधानसभा इलेक्शन, उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में भी उसी तरीके से फिर से सरकार बनाई गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक साजिश है। उस साजिश के तहत ये जो सरकार बनाई जा रही है, और इस सरकार का जो एम है, इस सरकार का एम है कि जो बहुसंख्यक जनता है उसको अशिक्षित रखा जाए। अशिक्षित रखने का ये ऐसे ही हाल ही का प्रोग्राम नहीं है, ये कई सालों का एक प्रोग्राम है। आरएसएस का पिछले 95 साल का एक संघर्ष है। उस संघर्ष के थ्रू आज ये जो है अपने संघर्ष को अंजाम दे पा रहे हैं। उस संघर्ष के थ्रू जो है, जैसे इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा लखनऊ में बहुत सारे बच्चे जो है आंदोलन कर रहे थे अपने रोजगार को लेके, और योगी सरकार बहुत सारी मीडिया और चैनल के थ्रू और अपने सोशल मीडिया और अपने प्रचार तंत्र के थ्रू लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। जबकि यूपी के एक इंटेलेक्चुअल हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक सारे आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाली कि इन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट में किसी को कोई रोजगार नहीं दिया है। ये आपको प्रमोशन के थ्रू ऐसा बताएंगे कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सच्चाई आप लोग भी और जनता के जो अवेयर लोग हैं वो उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो हमारी बात पे विश्वास न करके आरटीआई के थ्रू या डिफरेंट वेबसाइट पे जाके ये पता कर सकते हैं कि इनके शासन से पहले कितना जगह फुल की गई थी और इनके शासन के बाद कितने लोगों को नई रोजगार दिया गया है। ये जो रोजगार ना देने का कारण है कि ये जो लोग कहते हैं, इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है कि देश में पैसे की कमी है, देश की सरकार के पास और प्रदेश की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं। ये पैसे की कमी का रोना रोते हैं, ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे का अगर सही सरकार सही प्लानिंग करके अगर इस्तेमाल करती है तो पैसे की कमी नहीं है। जितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है उससे 7 गुना, इवन 10 गुना लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास हमारे एक साथी ने एक किताब लिखी है कि इस देश में सारी जनता, जितने 82 करोड़ लोगों को ये रोजगार कौन सा आधार, जो कोई सा एक कार्ड होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, जिनको ये राशन देते हैं, उस राशन को ना देते हुए हमारे पास एक मॉडल है जिससे हम देश के हर एक युवा को रोजगार दे सकते हैं। तो ये एक प्लानिंग की कमी है जिसकी वजह से ये रोजगार नहीं देना चाहते हैं। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन में अभी हाल ही में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी 20 लेके आए हैं। उस एजुकेशन पॉलिसी को, मुझे नहीं लगता कि ये पहली बात तो इन लोगों ने उस एजुकेशन पॉलिसी को किसी भी स्टोर पे नहीं मिलेगी, आपको इनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। इसका एक समझने की बात है, क्यों नहीं मिलेगी? इसका कारण है कि लोग जनता पढ़ेगी तो वो समझेगी, और समझ के इसका जवाब उसको पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो जनता को न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं से अरेंज करके, जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके थ्रू भी नौजवानों को, जितने भी नौजवान हैं, उन सबको ये अपील करना चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें। उस एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने 3 मॉडल बनाए हैं। जिस स्कूल में 3000, जिस गांव में 3000 बच्चों से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को बंद किया जाएगा।
जबकि आप देख रहे हैं कि देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ये स्कूल बंद करते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल जब बंद होंगे तो वो बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे? ये कोई भी आदमी अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो समझ सकता है कि एक तरफ सरकार स्कूल बंद करने जा रही है और दूसरी तरफ जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा, सरकार ने एक सिस्टम बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ग्रेडिंग सिस्टम। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड सिस्टम बनाया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड सी में जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम को गवर्नमेंट फंड देगी, फुली फंडेड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट होंगे। उस इंस्टीट्यूट में कोई स्किल का काम नहीं होगा, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होगा। वो सिर्फ आपको एक डिग्री प्रोवाइड करा देंगे कि आपने बीए कर लिया है, आपने इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन उसमें स्किल कुछ नहीं होगा आपके पास। वो गवर्नमेंट एडेड होगा। दूसरी जो ग्रेड है, बी ग्रेड, उसमें सिस्टम है कि आधा गवर्नमेंट फंड करेगी और आधा सेल्फ इंस्टीट्यूट उसको ऑर्गेनाइज करेगा या अरेंज करेगा। उसमें भी फीस कम से कम फीस ₹1,00,000 से कम नहीं होगी एक साल की। तो कितने लोग हैं जो हमारे देश में 1,00,000 एक साल की फीस पे कर सकते हैं? तीसरा जो ए ग्रेड सिस्टम है उसमें जो आप देख रहे हैं आज, तमाम जो आप किसी अपने बच्चे को प्रोफेशनल कॉलेज में अगर एडमिशन कराने जाते हैं, 25 लाख रुपए, जो मिनिमम रेट बता रहा हूं, 15 लाख से 25 लाख रुपए मिनिमम रेट है जो प्रोफेशनल कॉलेज का है। इंजीनियरिंग में कराने जाओगे या मेडिकल कॉलेज में कराने जाएंगे, जिनका मिनिमम रेट 15 लाख से और 25 लाख है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का ग्रेड कितना है। ये 3 ग्रेड गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इससे ये मोटी मोटी बात बता रहा हूं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बताने लायक हैं, लेकिन इतने छोटे ऐसे पीरियड में नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये 3 मोटी मोटी बातें हैं कि ये जो ग्रेड सिस्टम है, इस ग्रेड सिस्टम से सरकार इस जनता को क्या बनाना चाहती है। जब ये जनता के पास जो डिग्रियां होंगी, जिन डिग्रियों में कोई स्किल नहीं होगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। आपका डंडा और झंडा उठाएंगे, सरकार जैसे चाहेगी भर के ले जाएगी गाड़ी में, उनको खाना देगी और उनके बाद डंडे और झंडे उठवाएगी, उनसे जय जयकार करवाएगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जनता से अपील है, ये सरकार आपको किसी न किसी तरीके से आपको गुलाम बनाना चाहती है। मतलब ये है कि वो सीधे सीधे पढ़े लिखे मूर्ख होंगे, मतलब उनके पास डिग्रियां होंगी लेकिन वो जानते कुछ नहीं होंगे। गुलाब, जो इलेक्शन को जो कॉन्स्पिरेसी के साथ इन्होंने इस बार जीता है, इससे पहले भी जीता था, ये इतिहास पहली बार नहीं हो रहा है। बाबा साहब को जब 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था तो बाबा साहब को 50,000 वोटों से बेईमानी करके हराया था। दूसरी बात, अभी एक साथी ने हमारे ने बोला कि अभी कुछ समय पहले JNK में इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला को गलत नीतियों के थ्रू या बेईमानी से उनको सीएम बनाया था। ये वाली बात फारूक अब्दुल्ला ने सीएम रहते हुए एक्सेप्ट किया कि हां मैं बेईमानी से जीता था। और वही सिस्टम जो कांग्रेस का है, वही सिस्टम एग्रेसिव तरीके से बीजेपी अपना रही। बीजेपी ने 2014 का इलेक्शन बेईमानी से जीता, 2019 का इलेक्शन बेईमानी से जीता और ये वाला इलेक्शन भी बेईमानी से जीता है। कुछ लोग जो सवाल करते हैं कि सर ये जो आप ईवीएम की बार बार बात करते हो, तो जो तमाम प्रदेशों में जो दूसरी पार्टी की जो गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट कैसे बनती है? तो कोई भी बेईमानी होती है, उस बेईमानी से पहले कभी बड़े टारगेट को पाने के लिए छोटे टारगेट की बलि चढ़ानी पड़ती है। ये कुछ लोग मूर्ख लोग हैं जो ये समझते नहीं हैं कि सरकारें जो है जनता को कैसे मूर्ख बनाती। जब कभी बड़ी मछली को फंसाते हैं तो कांटे में छोटी मछली फंसानी पड़ती है। ये जनता को समझने की जरूरत है। अगर ये नहीं जीती तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी का कोई भी लीडर, इवन मंत्री तक अपने गांव नहीं पहुंच पाया इन दिनों में। उन्हीं के गांव के लोग जो उनके नियर एंड डियर होते थे, जो उनके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उन्होंने उनको बहुत मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए, खून खुनारा कर दिया। वो भारी बहुमत से जीत के आए इस इलेक्शन। जो जोधपुर सैनिक है उनकी मांग था कि 1 रैंक 1 पेंशन, यानी कि जिस रैंक से आप रिटायर हुआ है उसी रैंक के बराबर के आपको तनख्वाह मिले। वाजपेयी सरकार जब पिछले बार जो थे उस समय पर जो है सैनिकों की या पूरा देश की जो जितनी जो सरकारी कर्मचारी है उनका पेंशन ख़त्म कर दिया गया था। दूसरा चीज़, अभी हाल ही में जो अमित शाह जो है CISF का एक एनुअल फंक्शन में गया था, उसमें ये बताया गया था कि अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेन किया जाए। यानी कि इसमें सीधा सीधा जो आप इसको बारीकी से क्रोनोलॉजी से देखा जाए तो आप CISF को भी ख़त्म करने का एक उनकी प्लानिंग इंटरनली ये चल रहा है। दूसरा चीज़, CRPF का अभी हाल ही में जो है जम्मू में पहले बार जम्मू में दिल्ली से बाहर जो है उनके एनुअल जो फंक्शन जो होता है उसमें भी ये बताया गया कि लोकल लड़कों को भी ट्रेन किया जाए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपकी फ़ौज की नफरी
जो है उसको भी रिड्यूस किया जाए। जो वन रैंक वन पेंशन की जो बात है, मैं सारे जो भूतपूर्व फौजी हैं जो है मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, हम आपका साथ है और आप हमारा साथ दीजिए। हम इस ईवीएम को हटाओ, बैन ईवीएम की जो आंदोलन जो है उसमें आप साथ दीजिए। हम आपके हर मुद्दे पर हमने साथ दिए हैं। हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी, डॉक्टर विजय और हमारा जो जितनी, मुझे लगता है कि आप जो पत्रकार है, ये हमारा जो पीपल साहब है, राजकुमार साहब है, आप लोगों ने भी कवर किया था वन रैंक वन पेंशन को। आपने मेजर जनरल शब्बीर सिंह की अगुवाई में जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, ये खारिज हो गए। अभी जो फौजियों को जो चाहिए था, जो 18 साल से लेकर के जो यंग जो आर्मी की जो एक नेचर होता है, नेचर वर्क होता है, वो यंग उम्र में, कम उम्र की ही मतलब उसकी सर्विस को चाहता है। तो वो 30 से लेकर के 40 के बीच में उनको रिटायर किया जाता है। जो जिस परिवार के जो उनके बच्चे होते हैं उस समय पर जो खर्चा जो बढ़ने लगते हैं उस समय पर उनको रिटायर किया जाता है। जिसकी जो आदमी का जो लाइफ के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो डायमंड टाइम जो होता है, उस समय पर वो आपकी फौजी बैरक में जो है काले बूट काले बक्सा उसके साथ उसके ज़िंदगी गुजरना पड़ता है। जब उसकी खर्चा भरने का टाइम होता है उसको रिटायर किया जाता है। लेकिन उनकी जो पेंशन जो है, एक जो सिविल कर्मचारी जो एक जो चपरासी जो है उससे भी कम पेंशन मिलता है। ये बहुत दुख की बात है। ये जो सुप्रीम कोर्ट को, मैं सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो रिटायर फौजी जो है वो फिर रिट पिटीशन डालने जा रहा है। लेकिन हम उनसे, रिटायर फौजी हैं, उनसे मांग करते हैं आप हमारे साथ आइए, हम आपके मुद्दे को जो है फिर हम उसको आगे बढ़ाने में हमारा वकील। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो बात कहे हैं, इसमें जेएनयू में जो पीएचडी जो होते हैं 1170 के समथिंग जो पीएचडी इंटेक, एमफिल और पीएचडी के इंटेक होते हैं, उसको रिड्यूस करके 117 में ही उसको सीमित रह गया। ये आप जो जेएनयू में जो बच्चे पढ़ते हैं, बहुत कम पैसे में जो रिसर्च करते हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो मध्यम वर्ग की जो फैमिली से जो आते हैं, उनके लिए जो है एक बहुत नेगेटिव। देखिए, आपका भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो नेशनलिस्ट बोलते हैं, पिछले 3 साल से फौज में कोई भर्ती नहीं चल रही है, पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं हो रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक बच्चे का जो फोटो वीडियो वायरल होते हुए आपने देखा होगा कि एक बच्चे जो है 10 किलोमीटर दौड़ करके जाता है, ड्यूटी करता है, किसी मैकडोनल्ड या किसी कंपनी में नौकरी करता है, उसके बाद घर जा करके खाना बना करके खाते हैं। उस बच्चे को देखना, कुछ दिन के बाद उस बच्चे को इस्तेमाल करेगा भाजपा अपनी इलेक्शन की प्रचार के लिए। दूसरी बात आप रहे कि आप एक पेंशन, वन रैंक वन पेंशन की जो बात कही है, हम तो मांग करते हैं कि एक आदमी को एक ही पेंशन मिलना चाहिए। क्योंकि जो बीजेपी का या चाहे किसी भी पार्टी का जो है, एक बार एमएलए बनता है, एक एमपी बनता है, या दोबारा एमपी बनता है, उसको कितनी 3-4 किस्म की जो है पेंशन मिलता है। तो ये पेंशन जो बंद होना चाहिए, एक ही पेंशन मिलना चाहिए। और जो वन रैंक वन पेंशन के जो नरेंद्र मोदी जी ने जो हरियाणा के जो रेवाड़ी में जो ऐलान किया था, कुशियारी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, हम उसको लागू करवाना हमारा फर्ज है। इलेक्शन प्रोसेस में कितनी खामियां हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले सकता है, मैं बताता हूं। इलेक्शन कमीशन में जब ये जो इलेक्शन प्रोसेस में जब ईवीएम का इस्तेमाल होता था तो पहले सर सुनिए तो सही, पहले 70 के दशक में, पहले जब बैलेट पेपर से इलेक्शन, देखिए मैं कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्शन कमीशन या जो सरकारें जो कॉन्स्पिरेसी करती हैं, 70 के दशक में जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था तब 5 गांव को इकट्ठा करके उनके वोट्स को मिक्स करके, जैसे सानी करते हैं जानवरों की, वैसे सानी करके मिक्स करके उनके 50-50 के बंडल बना के एक बक्से में डाल के भेज दिए जाते थे। जब से ईवीएम का सिस्टम आया है तब से एक गांव की एक ईवीएम होती है। ये कॉन्स्पिरेसी के तहत है, साजिश के तहत है, इसलिए कि उन गांव के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि इस गांव से हमें कितने वोट मिले। उसके बाद इलेक्शन के बाद उनके ऊपर धाराएं लगा के उनको जेल में बंद किया जाए, एक साजिश। दूसरी साजिश, इलेक्शन कमीशन, ये पहले जो वीवीपैट जो लगाया है, वीवीपैट में पहले जो गिलास था वो ट्रांसपेरेंट गिलास था, जिसमें वो उसको चिन्ह दिखता था कि हमने वोट किसको किया है। अब वो गिलास इसके थ्रू, साजिश के थ्रू उसको ब्लैक कर दिया गया है। क्या ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखती है क्या? मतलब अब नहीं दिखता किधर वोट गया? यस, वो नहीं दिखता है।
वो बोट अभी नहीं दिखता है कि किधर गया है। आपने ये बताइए वो ट्रांसपेरेंट गिलास को ब्लैक गिलास क्यों कर दिया है? उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है? नहीं, वीवीपैट तो दिखता है कि नहीं, वीवीपैट दिखता है, हम इसको साबित कर देंगे तो नहीं सर, हम ये साबित कर देंगे कि ब्लैक गिलास के पीछे आपने जो हाथी को दबाया है या साइकिल को दबाया है, जब आप उस गिलास को हटाएंगे तो उसके पीछे कुछ और नजर आएगा। ये हम साबित करके बता देंगे आप, ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया हमने। सरकार ने 45,000 कॉलेज यूनिवर्सिटीज को घटाकर 15,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लाने की कोशिश की है नई शिक्षा नीति में। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए बात चल रही है या कोशिश है नई शिक्षा नीति में, पहले से भी सरकार की जो यूनिवर्सिटी है उनमें लागू हुई है, राज्य सरकारों को छोड़ दिया गया है। पहले भी कंपटीशन एग्जाम हुआ करते थे, प्रोफेशनल कॉलेज के लिए पहले भी कंपटीशन एग्जाम हुआ करते थे, उसमें भी टैलेंट की कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि किसके अकॉर्डिंग। ये जो है फिर से स्कैनिंग का टेस्ट है, ये जो कंपटीशन एग्जाम है एक स्कैनिंग टेस्ट है। इसमें भी सामंतवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग इसमें भी साजिश करेंगे कि साजिश के थ्रू किनको टॉप कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा और किनको बी ग्रेड और सी ग्रेड कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। ये सारी साजिश के थ्रू हो रहा है सारी चीजें। मैं एक इनपुट देता हूँ इसमें, जो आप जो सवाल पूछते हैं बिल्कुल वाजिब है। यूजीसी के जो हेड है, चेयरमैन है, जो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, जो जेएनयू में जो चेयरमैन वाइस चांसलर थे, वो आज यूजीसी में है। उन्हीं ने कानून पास किया है, उन्हीं के ऑर्डर थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होंगे। ठीक है, राइट, बिल्कुल। उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको एग्जाम को कंडक्ट करेगा। जो पहले जो आपका 12th की मार्क ग्रेडिंग के हिसाब से आपको चॉइस कॉलेज मिलता है, जैसे कि पहले मिलता था। मुझे चाहिए, सपोज मेरे को चाहिए एसआरसीसी, एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें चाहिए था, लेकिन आपको वो चॉइस नहीं मिलेगा। वो उनके हिसाब से आपको उस कॉलेज में आपको दाखिला करवाया जाएगा। सपोज आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लेना है, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू में दाखिला लेना है, आपको अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो हिसाब से वो डिसाइड आपको अलॉटमेंट। मेरा आगे सवाल कश्मीर पे है, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने एक्सेप्ट किया था, बिल्कुल ये रिटर्न में है। उसमें शाह जिलानी जैसे उस टाइम में नेता थे, जो अब अलगाववादी नेता होगा, जो उन्होंने हथियार उठा लिया, लेकिन उस टाइम उन्होंने चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़के उनको धांधली की गई, धांधली से हराया गया, जन समर्थन उनके साथ था। उस टाइम ईवीएम नहीं थी, तो धांधली तब भी होती थी। उसके बाद से आतंकवाद उस कश्मीर में बढ़ता चला गया, लेकिन तब तो ईवीएम नहीं थी, धांधली तब भी होती थी। तो अब कैसे ईवीएम पे दोष डाला जाए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहले पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए, ये जितनी भी सरकारें इस देश में रही, ये दुनिया भर में, ये सारी जगह धांधलियां होती हैं। हमें जैसे जैसे इंसान का एवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे नई चीजें आती हैं। जरूरी नहीं है कि पहले जो इतिहास हुआ है, दोहराया रहा है, वही इतिहास अभी नई जनरेशन के लिए दोहराया जाए। पहले वो साजिशन जो है कुछ एरिया में धांधली करते थे, जनता उतनी जागरूक नहीं थी, जबकि एक लीडर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी 3 घंटे में काउंटिंग होके मेरे को विनर घोषित कर दिया और बाकी लोगों की काउंटिंग 2-2, 3-3 दिन हो रही है। तो जब एक सीएम, एक प्रदेश का सीएम बोला है कि हाँ मैं धांधली की वजह से जीता, उसके बाद भी उस प्रदेश के लोगों ने आंदोलन नहीं किया, ये उस वक्त की गलतियां हैं। लेकिन अब जो जनता है, ये जनता बहुत जागरूक है, और ये जनता जो ईवीएम से इलेक्शन की जो बात करें, जितनी भी डेवलप कंट्री, किसी भी कंट्री में जहां जनता बहुत अवेयर है, उस कंट्री की जनता नहीं चाहती कि ईवीएम से इलेक्शन हो। इस देश की जनता भी बहुत अवेयर है। 2019 से ये जो हमने आंदोलन स्टार्ट किया है, उस आंदोलन में पहले जनता इतना शरीक नहीं हुआ करती थी, उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब जनता का इन्वॉल्वमेंट मोर देन 50% जनता चाहती है कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो। और ये जो सारी बातें हैं जो हम आपसे बता रहे हैं, जनता भी सारी बातों को जानती है। जनता एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस बात को बड़ी ताकत के साथ बोले, उस ऑर्गेनाइजेशन के एक प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करना चाहती है। एक और मैं लास्ट में जो आप लोगों के माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूं देश की जनता को, और जो तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट में है। जैसे रेलवे में कुछ प्रॉब्लम होता है तो रेलवे के लोग आंदोलन करते हैं, एलआईसी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो एलआईसी के लोग आंदोलन करते हैं। अभी दिल्ली पुलिस का हाल ही में 50 साल से ऊपर के जो लोग अनफिट, जिनको ये लोग अनफिट करेंगे, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। यूपी पुलिस में, फिर दिल्ली पुलिस में भी ये अप्लाई करेंगे। अभी मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है। जो मध्य प्रदेश जो काउंसलिंग है उसमें री रजिस्ट्रेशन कराना है। मतलब ये जनता को नॉनसेंस चीजों में इन्वॉल्व करके अपने एजेंडे पे आराम से काम करने की कोशिश करती है। जो आपने बात बोली कि सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़ाई बहुत लंबी है। हमें तब तक आम आदमी को जागरूक नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। और एक और चीज जो डरने वाली बात है, प्रधानमंत्री साहब ने अभी अपना पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चेंज किया अभी हाल ही में।
तो डर, उनको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो गलत का तो अंजाम क्या होता है सब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री साहब ने अपना जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है सबको चेंज किया उन्हें हाल ही में। मैं एक लास्ट नोट, पीपल साहब ने पूछा कि जो बायलैटरल एंट्री यूपीएससी के बिना जो आईएएस जो बने हैं, अंडर सेक्रेटरी बने हैं, ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं है, सिर्फ आईएएस में नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, जो जिसने पीएचडी करके बैठा हुआ है, मैं प्रोफेसर बनेंगे जो आशा बना करके जो बैठा हुआ है, उनके लिए भी सरकार की हुक्म आ चुके हैं प्राइवेट कंपनियों से जो 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 पढ़े लिखे लोग हैं उनको बुला करके कॉलेज का प्रोफेसर या उनका लेक्चरर बना दिया जाएगा। आरएसएस के लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।